हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने ट्वेल्थ क्लास की एक भी वीडियो अब तक नहीं डाली थी। कुछ बच्चों का कहना भी था कि सर ट्वेल्थ क्लास की वीडियो भी डालो, तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स आवी, ठीक है। देखो, जनरली जो शुरुआत की जाती है ट्वेल्थ क्लास में वो यहीं से शुरुआत की जाती है मैट्रिक्स, क्योंकि फर्स्ट के जो चैप्टर हैं तुम्हारे वो थियोरटिकल चैप्टर हैं। तुम्हारे पहला जो चैप्टर है वो थियोरटिकल है, ठीक है ना। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन तीसरे चैप्टर से आगे से। और देखिए, एक तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर है वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल आसान सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास का। 11th क्लास के सिलेबस से काफ़ी आसान है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान काफ़ी है, क्योंकि 11th क्लास के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं एक दूसरे से। कोई भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ज़्यादातर जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग है, ऐसे मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास में क्या होता है, देखिए 3, 4, 5 ये चैप्टर एक जैसे बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा 6, 7 और 8 ये पूरे के पूरे चैप्टर, ये अवकलन, ठीक है ना। इसके बाद 9, 10, 11 और 12 ये पूरे के पूरे चैप्टर एक जैसे, ये हैं तुम्हारे समाकलन। तो ये चैप्टर जितने भी हैं ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि पहले चौथा चैप्टर शुरू करा दें, तो चौथा चैप्टर शुरू नहीं होगा, पहले तीसरा चैप्टर पढ़ना ही होगा आप लोगों को। तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद चौथा होगा, फिर पांचवा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि शुरुआत में 10वां चैप्टर करा दें पहले शुरू, यहाँ पहले 9वां होगा तभी 10वां होगा, और 10वां हो जाएगा तभी ये चैप्टर हो पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर भी हम 7वां चैप्टर शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ 8वां डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो 6वां होगा शुरू या फिर 7वां। यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले तीसरा होगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। बिना तीसरे के ये तीनों के तीनों चैप्टर नहीं होंगे। बिल्कुल ही आसान से चैप्टर हैं तीनों के तीनों, ये भी बिल्कुल आसान है और ये भी बिल्कुल आसान है। लास्ट के जो चैप्टर है तुम्हारे 13, 14 और 15, 16 ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये फिर भी दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत मैचिंग कर जाते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों चैप्टरों में। ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, और शुरुआत के तुम्हारे पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों चैप्टर जो हैं बिल्कुल ही अलग हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है ना, यानी कि त्रिकोणमिति है दूसरा चैप्टर, जो कि 11th क्लास में तीसरा चैप्टर है वो यहाँ पे क्या है दूसरा। यहाँ 11th में तो ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और पहला ये जो है तुम्हारा चैप्टर 11th क्लास में आप दूसरा चैप्टर पढ़ के आते हो, रिलेशन एंड फंक्शन। 11th में तो रिलेशन एंड फंक्शन है, और 12th में ओनली फंक्शन ही फंक्शन, ठीक है ना। तो ये वाले दोनों चैप्टर 11th पर बेस्ड है, ठीक है ना, और ये वाला भी 11th पर बेस्ड है। ये चैप्टर नंबर 16 जो है वो प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14 है। ये थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या। बिल्कुल सबसे, यदि आपसे कहे कि 12th क्लास का सबसे सरल चैप्टर है तो वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 15। बिल्कुल आसान सा है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। और इसमें लेंदी की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी पार्ट, एक तो चैप्टर नंबर 14 थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और एक चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा लेंदी है। बाकी के बिल्कुल सरल सरल से, तो ऐसे हाय हाय हु ऐसे कुछ भी नहीं करें, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल है। एक तो देखो, पढ़ने बहुत से लड़के ये होते हैं कि पढ़ते जाते हैं धुआंधार, उनको ये नहीं मालूम है कि किस चैप्टर में से कितने तो क्वेश्चन आएंगे, कि तो एक क्वेश्चन में से किसी में से 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का सवाल आ रहा है, और उसको ही खींचे जा रहे हैं। तो एक तो देखो, एक तो होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। तुम्हें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखना होता है, टेक्निकल तरीके से एकदम, कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आते हैं, कौन सा चैप्टर कितने तरीके का, उसी हिसाब से। और एक स्मार्ट वर्क करें आप लोग, हार्ड वर्क नहीं, क्या स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के जरिए आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो जैसे चैप्टर नंबर 3 से हम शुरू कराते हैं मैट्रिक्स आव्यूह, ठीक, काफ़ी आसान सा है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि भाई आव्यूह होता क्या है। अब आव्यूह देखिए, एक तो चैप्टर से पता होना चाहिए सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं। ये सबसे मेन बात ये होती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। आधे बच्चों को तो ये नहीं मालूम होता है कि किस में से कितना, तो पूछा जाएगा, खींचते चले जाते हैं बस।
और बाद में पता पड़ता है कि हाय राम ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खुद की गलती थी। तो देखिए इसके अंक डिवाइडेशन हम करें तो इसके जो अंक है ये अंक 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन का डिवाइडेशन ज़्यादातर जो होता है वो 1+2, यानी कि एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये जो तरीका वो 95% क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है, वो बहुत रेयर केसेस में होता है, ज़्यादातर 95 इस तरीके से आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 3 नंबर का ये टॉपिक है तुम्हारा आव्यूह, बिल्कुल आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आव्यूह यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 तीनों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तीनों के तीनों चैप्टरों से, 10-11 नंबर 11-12 नंबर तक आ जाते हैं, सबके डिवाइडेशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो पहले पढ़िए चैप्टर नंबर 3 और ये तुम्हारा 3 नंबर का ही चैप्टर है। क्वेश्चन आता है एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। आप देखिए यहाँ पे शुरुआत ये करते हैं कि सर आव्यूह होता क्या है। आव्यूह देखो एक चीज ध्यान रखना कि साथ के साथ कंपटीशन के भी क्वेश्चन हम साथ के साथ कराते चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना। जो जो कंपटीशन के क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं वो सारे के सारे चैप्टरों में कंपटीशन की ट्रिक्स, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स सारी की सारी साथ में बताते चले जाएंगे, किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा, ठीक है ना, वो भी बताते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन वाली जो ट्रिक कंपटीशन वाली जो ट्रिक बताएं वो तुम्हें बोर्ड के एग्जामों में अप्लाई नहीं करनी है। बोर्ड के एग्जामों में तो यही तरीका अप्लाई करना है जो यहाँ पे बताया जाए, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जामों में जो ट्रिक्स बताएंगे वो अप्लाई करनी होती है। तो देखिए आव्यूह, सबसे पहले हम बता दें कि भाई आव्यूह होता क्या है। तो देखिए आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स। आव्यूह होता क्या है, देखिए भाई मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये तुम्हारा मैट्रिक्स। देखिए इसमें कुछ पंक्ति और स्तंभों को, कुछ अवयव होते हैं, उन अवयवों को पंक्तियों में ऐसे और स्तंभों में ऐसे इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम आव्यूह। कहने का मतलब ये है, इधर देख लीजिए कि जैसे हम किसी अवयवों को ऐसे लिख दें ABCDEF, इस तरीके से ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 संख्या हो सकती है, कोई भी चर राशि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे उनको तो कहते हैं पंक्ति, ठीक है ना, रो। और ऐसे लिखे जाते हैं ऐसे जो होते हैं वो होते हैं स्तंभ, ठीक है ना, यानी कि कॉलम। इनको तो C से प्रदर्शित करते हैं और इनको R से प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या है, तुम्हारी पंक्ति कितनी है, इसमें देखो पंक्ति तो 2 है और स्तंभ कितने हैं, इसमें 3। तो परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ से स्पष्ट है कि जब एलिमेंटों को यानी कि जब अवयवों को पंक्ति और स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, आव्यूह। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जब पंक्तियों तथा स्तंभों को एक बड़े पुस्तक में या फिर आयताकार या वर्गाकार आव्यूह में, वर्गाकार रूप में पंक्ति और स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आव्यूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। परिभाषा इसकी हो जाएगी, जब अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से आयताकार या वर्गाकार रूप में, आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, या व्यवस्थितीकरण को कह लीजिए, या व्यवस्थित कर दिया जाए, व्यवस्थित
कर दिया जाए तो उसे आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आव्यूह। जब अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए, आयताकार रूप भी हो सकता है, वर्गाकार भी, कहने का मतलब है ऐसे भी बन सकता है आयताकार, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है वर्गाकार, तो कैसे भी बन सकता है ये वाला ब्रैकेट। तो आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? आव्यूह, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये परिभाषा इस तरीके से, परिभाषा बहुत कम पूछी जाती हैं और जो परिभाषा पूछने योग्य लायक होती हैं उनको हम खुद बता देते हैं कि भाई यहाँ से परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो ये तो हो गई आव्यूह की परिभाषा। जब अवयवों को पंक्ति अथवा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम आव्यूह। अब देखिए आव्यूह का तरीका क्या होता है, इसका संकेत देख लीजिए। संकेत, आव्यूह का संकेत, आव्यूह का संकेत देखो इस तरीके से भी होता है, ठीक, ये होता है आव्यूह का संकेत। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, किसी तरीके से वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। ये होता है तुम्हारा आव्यूह का संकेत। आव्यूह का संकेत होता है। अब इस आव्यूह का नामकरण देखिए किस तरीके से करते हैं। नामकरण, नामकरण ऐसे करते हैं, ये कोई आव्यूह है, ठीक है ना। लेकिन आव्यूह में भी तुम्हें नामकरण करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, पहले कुछ बातें समझ लीजिए। देखो ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह, इसमें ऐसे लिखे होते हैं जो अवयव, ऐसे वो तो होती है इसकी पंक्ति, ठीक है ना, पंक्ति, और ऐसे जितने भी होते हैं उनको कहते हैं स्तंभ। ये भी साथ में बना लेना। ऐसे लिखे होते हैं वो तो क्या होती है? पंक्ति, और ऐसे लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? तुम्हारे स्तंभ यानी कि कॉलम। इनको आर से प्रदर्शित करते हैं और इनको सी से प्रदर्शित करते हैं। इनको आई से भी प्रदर्शित करते हैं और इनको जे से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आई से अवयव बताया जाता है, बस अवयव, जैसे आपसे कहते हैं ए आई जे। ए देखो आई और जे तो पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की जो संख्या को प्रदर्शित करते हैं वो तो आई से, और कॉलमों यानी स्तंभों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्तंभों की संख्या को जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और पंक्ति को आर से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को सी से, ठीक है ना। लेकिन संख्या पूछ ले कि दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति, तो उनको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई और जे से। तो इसका नामकरण अब देख लीजिए, नामकरण। और यहाँ पे ध्यान रखना आव्यूह जो है, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी की कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ए बी सी कुछ भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। ऐसे ए बराबर कोई भी आव्यूह है ऐसे, ठीक, इसमें जो भी लिखे जाते हैं, कुछ भी लिखे हुए हो, उसको कहते हैं हम अवयव, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा आव्यूह का नाम, आव्यूह का नाम। ये तो क्या हो गया? आव्यूह का नाम। ये हो गया आव्यूह का संकेत, आव्यूह का संकेत, और इसके अंदर जो लिखे होते हैं वो होते हैं आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, ठीक है ना। इसके अंदर जो लिखे होते हैं वो तो होते हैं आव्यूह के अवयव, और ये होते हैं आव्यूह का संकेत, और ये होता है आव्यूह का नाम। समझ गए ना। तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा आव्यूह। और एक एग्जाम्पल भी बता दें, ठीक है ना, ये चीज लिख लेना। आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह का संकेत क्या होता है, नामकरण, ये आव्यूह का नाम, ये आव्यूह का संकेत, और ये आव्यूह के अवयव, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल साथ में लिख लीजिए, भले एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे समझने के लिए आपको ऐसे ऐसे दे दे 1 2 3 4 5 6, ये भी एक आव्यूह है। आपको दे दे जैसे ए बराबर जैसे 1 2 5 9 कुछ भी ऐसे, ये भी एक आव्यूह है। आपको दे दे ए बराबर -3 5 2 1, ये भी एक आव्यूह है, ठीक है ना। इस तरीके से ये होते हैं तुम्हारे क्या? आव्यूह।
इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पंक्ति कितनी है, देखो पंक्ति कितनी है, 1 और 2, 2 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है 3, 1 2 3, तो 3 स्तंभ है और 2 क्या है, पंक्ति। तो पंक्ति और स्तंभ यहाँ पे देखे तो देखो 2 ही पंक्ति है और 2 ही क्या है, स्तंभ। ऐसे यहाँ देखे तो 2 क्या है, पंक्ति, और 2 ही क्या है, स्तंभ। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तो वो वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। ये परिभाषा आएंगी, सबकी आएंगी, बाद में बताएंगे परिभाषा। तो अभी तो सिर्फ इतना समझे कि आव्यूह होता क्या है और आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, ठीक है ना, ये बात समझिए। तो समझ गए ना, आव्यूह ये तो होता है आव्यूह का संकेत, ऐसे लिखी होती है वो होती है आव्यूह की पंक्ति, और ऐसे लिखी होती है वो क्या होते हैं, तुम्हारे स्तंभ। पंक्ति को R से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को C से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनकी संख्या को I और J से प्रदर्शित करते हैं। ये आव्यूह का संकेत होता है, आव्यूह के अंदर लिखे हुए ये होते हैं आव्यूह के अवयव, और ये होता है आव्यूह का नाम। समझ गए ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा आव्यूह की कोटि। अब आएगा भाई क्या, आव्यूह की कोटि। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आव्यूह की कोटि 1 नंबर में पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो इसके फिक्स होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताते चलेंगे, लेकिन 5% केस यहाँ से बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगला जो हेडिंग है वो होती है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। मुझे एक बात देखो, इसको ध्यान से समझ लीजिए वैसे कोटि क्या होती है। जैसे 1 2 3, ऐसे मान लीजिए 7 8 1, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी अगर हो सकता है, कुछ भी। इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और 2, पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो इस आव्यूह की जो कोटि होती है, आव्यूह की कोटि पंक्तियों की संख्या, गुणा स्तंभों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें पंक्ति कितनी थी, 2, और स्तंभ कितने थे। देखो पंक्ति तो थी कितनी, 2, और स्तंभ कितने थे, 3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 × 3। ध्यान रखना, कोटि जब पूछे तो इसका इंटू करके 6 मन लिखना, बस यही, ऐसे कैसे लिखे रह देना, यही होती है कोटि। और इस कोटि में एक नोट पॉइंट कि यहाँ नोट पॉइंट ये होता है, एक नोट पॉइंट ये होता है कि आव्यूह की कोटि में, आव्यूह की कोटि में पहले हमेशा पंक्ति की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जो कोटि होती है उस कोटि में हमेशा पहले पंक्ति की संख्या होती है और बाद में स्तंभों की संख्या होती है। और ये जो कोटि लिखी जाती है, ये हमेशा कोटि इस जगह पर लिखी जाती है, इस कॉर्नर पर ये कोटि हमेशा लिखी जाती है। जितनी पंक्ति होती है और जितने स्तंभ होते हैं उस हिसाब से इस कोटि को लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल कहूँ, या फिर इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले, आव्यूह की कोटि, ठीक है ना, आव्यूह की कोटि की परिभाषा, ठीक है ना, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे और 1-2 एग्जाम्पलों से। इसकी परिभाषा देखिए भाई, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो कोटि, तो उस आव्यूह की कोटि m × n होती है। कहने का मतलब है
कि आव्यूह की कोटि देख लेनी है आप लोगों को, आव्यूह की कोटि देख लेनी है, और आव्यूह की कोटि देख के उन दोनों का क्या कर देना है, गुणा। जैसे यहाँ पे मैं आपसे एक एग्जांपल के जरिए से बताऊं, कोई भी आव्यूह दे रखा है a बराबर इस तरीके से 1 तो 3 और 4 3 2, इस तरीके से कोई भी आव्यूह दे रखा है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है इसमें 2, और स्तंभ कितने हैं इसमें, स्तंभ में कितने 3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि होती है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ध्यान रखना, ये हमेशा पंक्तियों की संख्या पहली होती है और बाद में किसकी होती है, स्तंभों की संख्या। और इस कोटि को हमेशा यहाँ लिखा जाता है 2 गुणा 3। और एग्जाम्पल देते हैं यदि, जैसे a बराबर आपको दिया हुआ है 2 1 3 5 कुछ भी ऐसे, तो इसमें पंक्ति कितनी है बताओ, पंक्ति तो है तुम्हारी 2 और स्तंभ भी कितने, स्तंभ भी कितने हैं तुम्हारे 2। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि 2/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2, ठीक है ना, ये हो जाएगी तुम्हारी कोटि 2/2 की। अब मुझे एक बात बताइए कि ये हो गई तुम्हारी कोटि, पंक्ति और स्तंभ की कोटि हो गई 2/, पंक्ति और स्तंभ की संख्या निकाल ली और वो हो गई तुम्हारी कोटि। तो कोटि में कुछ नहीं है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या नहीं दिखेगी तुम्हें, बस उनका गुणनफल करके यहाँ लिख देते, गुणा लिख देते हैं। और कोटि में ध्यान रखना 2 गुणा 2 ऐसे 4 मत लिख देना, सॉरी यहाँ पे 2 गुणा 2 नहीं है भाई, 2 गुणा 3, ऐसे 2 गुणा 3 बराबर 6 मन लिख देना, ऐसे यहाँ पे 2 गुणा 2 बराबर 4 मन लिखना। हमेशा कोटि ऐसे ही लिखी जाती है, और कोटि में जो पहले लिखी होती है संख्या वो हमेशा पंक्तियों की संख्या होती है। अगला टॉपिक आता है तुम्हारा आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए या इन ए मैट्रिक्स। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कोई आव्यूह दे दिया जाए, कोई भी आव्यूह a बराबर 2 3 5 1 2 3 ऐसे कोई आव्यूह दे दिया, तो इसकी कोटि नहीं निकाल सकते हैं आप लोग। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी कोटि हो जाएगी 2 तो पंक्तियां और 3 क्या है, स्तंभ। तो कोटियों के गुणनफल से जो प्राप्त संख्या होती है, आव्यूह की कोटियों के गुणनफल से प्राप्त संख्या को आव्यूह में अवयवों की संख्या कहते हैं। देख लो, गिन लो, देखो आव्यूह के गुणनफल से कितना, कोटि के गुणनफल से कितना आएगा 6, तो 6 अवयव होंगे इसमें, देखिए 6 अवयव होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने अवयव है 6। तो ध्यान रखना, आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है, आव्यूह की कोटि के गुणनफल से प्राप्त संख्या उस आव्यूह में क्या होती है, अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। परिभाषा होगी इसमें इसकी, आव्यूह की कोटि से प्राप्त, आव्यूह की कोटि से प्राप्त गुणनफल या प्राप्त संख्या को आव्यूह की कोटि, ऐसे लिख लीजिए, आव्यूह की कोटि के गुणनफल से प्राप्त संख्या आव्यूह में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एक एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे, a बराबर, ऐसे कह दूँ आपसे a बराबर 3 2 5 1 2 3 और 1 2, या फिर ऐसे मान लीजिए 5 6 7, इसमें अवयवों की संख्या बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, इस आव्यूह की कोटि, देखो पंक्ति कितनी है इसमें 3 और स्तंभ भी कितने 3, तो अवयव कितने हो जाएंगे बताओ, अवयव हो जाएंगे इसमें
3 गुणा 3 बराबर 9। गिन लो भाई 9 है कितने की, देखो 9 बैठेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो कोटि के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, आदिम अवयवों की संख्या। ठीक, अगला जो टॉपिक आता है तुम्हारा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ऐसे मान लीजिए 99.99% एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस वाले टॉपिक से पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ, और 3.1 जो है वो सारी की सारी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। बस ये तो तुम्हारा नॉर्मली था कि आयु क्या होता है, आयु की कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है, ये तो बस बेसिकली शुरुआत में बताया जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, और एक क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन एक यहीं से आता है, ये होता है तुम्हारा आयु का निर्माण। आयु का निर्माण, देखिए आयु का निर्माण क्या होता है, आयु का निर्माण, देखो इसको एक क्वेश्चन से समझाते हैं क्या होता है, कैसा टॉपिक है, क्या है इसमें। तो आपसे देखो इस तरीके से कह देगा कि एक 2y3 कोटि के आयु का निर्माण, आयु a बराबर aij, ठीक है ना, ये aij है, aij का निर्माण कीजिए, निर्माण कीजिए, निर्माण कीजिए यदि aij बराबर i प्लस जे ऐसे। अब देखो ये है क्वेश्चन तो तुम्हारा, ये मान लो, और ये aij बराबर, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग तुम्हें दिया जाएगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया जाएगा। aij कुछ भी दे सकता है, किसी में स्क्वायर कर देगा, किसी में 1/2 कर देगा, किसी में पूरे के बटे 2 कर देगा, कुछ भी दे सकता है। सभी क्वेश्चनों में क्या दिया जाएगा, अलग अलग। तो बस मैं एक इससे समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, और 3.8 में सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके के 9 क्वेश्चन है, शायद 9 के समथिंग, 9 क्वेश्चनों में से आपके 6 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। देखो भाई आपको कैसे करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे आई है, ये 2/3। अब ऐसे मत समझ लेना कि 2/3 का ही बनवाए, कितने बाई कितने का दे दे, 2/2 का भी दे सकता है, 3/2 का भी दे सकता है, 2/3 का भी दे सकता है, 3/3 का भी दे सकता है। तुम्हें तो सिर्फ ये पहचान लेना है कि इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं, इतने तो पहचान सकते हो आप लोग। पहले लिखी हुई पंक्ति होती है और बाद में लिखी क्या होती है, स्तंभ। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। सबसे पहले आपको जितनी बाई जितने का एक आयु निकालना है या निर्माण करना, उतनी बाई उतने का आयु आपको मानना है। तो मानना किस तरीके से वो मैं समझा रहा हूँ। माना a बराबर एक आयु मान लीजिए, कितने बाई कितने का, 2/3 का। तो उसमें 2 तो पंक्ति होनी चाहिए, देखो 2 पंक्ति हैं, ऐसे 2 तो पंक्ति होनी चाहिए, और स्तंभ कितने होने चाहिए, 3। ऐसे 3 स्तंभ होने चाहिए, ये होना चाहिए भाई। आप मुझे एक बात बताओ, देखो 2 तो पंक्ति हो गई और 3 क्या हो गए, स्तंभ। तो जो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आई जो होती है वो तो स्तंभ की पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, और जे जो होती है वो क्या किसको व्यक्त करती है, स्तंभों की संख्या को। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये पहली तो पंक्ति है और पहला ही क्या है, स्तंभ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो होता है पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली तो पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बताओ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब यहाँ देखिए पंक्ति भी कौन सी है, दूसरी, तो पंक्ति पहले आएगी दूसरी, और स्तंभ कौन सा था, पहला, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पंक्ति तो क्या है तुम्हारी, दूसरी, और स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा। पंक्ति तो कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। और भी होता आगे, और भी होता है, यदि 3 पंक्ति होती, 3/3 का होता, तो देखो पंक्ति तो कौन सी थी, तीसरी, स्तंभ कौन सा है, पहला।
पंक्ति कौन सी थी? तीसरी। स्तंभ कौन सा? दूसरा। पंक्ति कौन सी थी? तीसरी। और स्तंभ कौन सा है? तीसरा। तो आपको जितने बाय जितने का आव्यूह बनवा है तो आपको इस तरीके से वो आव्यूह बनाना है, ठीक है ना। अब देखो इसको सही से मैं लिख रहा हूँ, ये समझाने का तरीका था। तो आपका आ गया 2/3 का पहला अवयव आ जाएगा a11, दूसरा a12 और तीसरा a13। अगला आ जाएगा a21, a22 और a23। ये आ गया तुम्हारा 2/3 का। यदि 3/3 का होता तो अगला कौन सा आता? a31, a32 और a33, ठीक। यदि 3/3 का नहीं होता, 2/2 का होता तो बस इतना आ जाता, a11, a12, a21 और a22, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ से यही आना चाहिए भाई, बस ओनली ये चीज़ है मेन, कि जितने बाई जितने का दिया है उतने बाई इतने का आप एक आव्यूह मान सकते या नहीं मान सकते, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक आव्यूह मान लेना और इसकी कोटि लिख देनी है कितनी? 2/3। 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। देखो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, समझ गए ना। अब आपको ये दिया हुआ है, अब आपको लिखना, चूंकि AIJ बराबर दिया हुआ I प्लस जे। अब तुम्हें सब की वैल्यू निकाल लेनी है, सब की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और वापस इसी में रख देना। तो देखिए, अतः सबसे पहले निकालेंगे a11 की वैल्यू, a11 तो I का मान, ठीक है ना। जो पहले लिखा होता है वो तो I का मान होता है, बाद में लिखा होता है वो J का, यानी पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रखिए इसमें। I का मान 1 प्लस J का मान 1, कितना आ गया? 2। अगला है A, अगला निकालेंगे a12। अब इसमें I का मान तो 1 है, लेकिन J का मान कितना है? 2। तो कितना आ गया बताओ? 3। अगला देखिए a13, इसमें I का मान तो 1, J का मान कितना है? 3। तो कितना आ गया? 4, ठीक है ना। अगला देखिए, अब अगला ये निकालेंगे a21, a21 निकालेंगे तो देखो I का मान तो 2 और J का मान 1, तो कितना आ गया? 3। a22 यहाँ पे निकालेंगे तो 2 प्लस 2, कितना आ गया? 4। a23 इसका निकालेंगे तो I का मान तो 2 और J का मान 3, कितना आ गया? 5। इन सब की वैल्यू निकाल ली। यदि और भी होते तो और के भी ऐसे इसी तरीके से निकाल लेते, वो तो I का मान और J का मान देख के इसमें रखते जाओ और जो भी आए उसको लिख दो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, अतः A बराबर a11 की वैल्यू कितनी आई? 2, a12 की वैल्यू कितनी आई? 3, a13 की वैल्यू कितनी आई? 4, a21 की वैल्यू कितनी आई? 3, a22 की वैल्यू कितनी आई? 4 और a23 की वैल्यू कितनी आई? 5। और इसकी कोटि लिख दो 2 इंटू, यही आंसर है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बस चेंज आपका ये वाला हो सकता है, 2/3 दे सकता है, 3/2 दे सकता है, और यहाँ पे भी कुछ भी चेंज हो सकता है, स्क्वायर कर सकता है, बटे में 2 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है। 3.1 कंप्लीट इसी से हो जाएगी। आपके 5-6 क्वेश्चन, कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसी तरीके के विद एग्जाम्पल, और 9 क्वेश्चन ही है सारे 3.1 में। बाकी के तुम्हारे यहाँ से आगे आएगा आव्यूह के प्रकार। वर्गाकार आव्यूह क्या होता है, आयताकार क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह, इस तरीके के सारे आव्यूह पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। वो हम 3.2 में आते हैं, इसमें भी आता है 3.1 में थोड़ा सा पार्ट, लेकिन आव्यूह के प्रकार 3.2 में आते हैं। तो इससे 3.1 के क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाएंगे, कुछ 1-2 बचेंगे, वो अगली थ्योरी से होंगे। तो कल मैं कराऊंगा 3.1 के कुछ 1-2 क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चनों को सारे के सारे के आप ही कर लेना, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। लगता है आपको किस तरीके से करके देखना है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सबसे पहले एक आव्यूह मान लेना है। आव्यूह मानने के बाद सबकी वैल्यू इनकी ऐसे निकाल के वापस यही पुट कर देनी है। अभी आव्यूह कितने बाई कितने का मानना है वो आप पर ये जो क्वेश्चन कहे उसी हिसाब से, 2/2 का कहे तो ये 3/3 का कहे तो एक पंक्ति और बढ़ा देना, 2/3 का कहे तो वो तो देख लेना पंक्ति और स्तंभ कितने कितने तुम्हें मान लेना, और सबकी वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखते जाओ और वैल्यू निकलती जाएंगी, वापस सबकी वैल्यू यहाँ पे चिपका दीजिए। तो ये होता है तुम्हारा आव्यूह का निर्माण। आव्यूह के निर्माण से क्वेश्चन हमेशा एक आता है, ध्यान रखना, और बिल्कुल आसान सा है, ठीक है भाई। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और 3.1 के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद थ्योरी। कल 3.1 भी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है।
ठीक है ना। 3.1 में 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे के प्रकार और बताने पहले, उसके बाद कराएंगे तुम्हारा 3.1। लेकिन 3.1 का क्वेश्चन आप लोग करके देख लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद आपके लिए।